हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है हमारा पेनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी और का डे 13। और आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। शॉर्ट एग्जाम ओरिएंटेड में एमसीक्यूज में से ही एक है। तो आप इस ये जो समय है वो समय अब आपको सही दिशा में जाने का है। सही दिशा में जाने का मतलब क्या होता है कि भाई लगता तो आप कि हम सब सही दिशा में ही हैं। ये वो समय है जब अपने दिमाग को क्लटर फ्री रखना है, यानी कि कूड़े से मुक्त रखना है। कूड़े से मुक्त रखने का मतलब ये होता है कि नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चैनल्स, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। और जो चीज़ें आपको एक पॉजिटिविटी का एहसास कराती हों उनके पास जाना है, उन चीज़ों के पास। और सबसे ज़्यादा जरूरी है इस समय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो नेवर गिव अप ऑन समथिंग दैट यू कांट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट। जिस चीज़ के बारे में आप सोचना नहीं छोड़ सकते उसे आप छोड़ कैसे सकते हैं। तो ड्रीम बिग एंड ड्रीम परसिस्टेंटली, ऑब्वियसली द यूनिवर्स विल फॉलो योर कमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये, एक मिनट। While discussing the plays of Shakespeare, why does Dr. Johnson defend mingled men, that is tragicomedy? Mingled drama conforms to what Johnson calls the laws of nature. It is according to the rules of classicism, या it suits the genius of Shakespeare. तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिंगल्ड मैन का मतलब क्या हुआ। मिंगल्ड मैन या ट्रेजिक कॉमेडी, शेक्सपियर के जो लास्ट प्लेज हैं उन्हें रोमांसेस कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर ट्रेजिडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स मिक्स्ड हैं। डॉक्टर जॉनसन ने ये कहा है कि ये शेक्सपियर को डिफेंड उन्होंने करा कि वैसे भी जब भाई जो थ्योरी ऑफ प्ले है उसमें यही है कि अ प्ले इधर शुड बी ट्रैजिक और कॉमिक, दोनों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने इस बात पे विलियम शेक्सपियर को डिफेंड करते हुए ये कहा कि यदि इंसान जो है जब उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स मिक्स रहते हैं तो व्हाई कांट दोज एलिमेंट्स बी मिक्स्ड इन अ प्ले। तो इसलिए इसका आंसर है ए। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। और सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है या तो वो नाउन क्लॉज होती है या वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है या वो एडवर्ब क्लॉज होती है। अब आप क्लॉजेस को पहचानने का तरीका ही होता है कि आप जितने फाइनाइट वर्ब्स होंगे उतनी क्लॉजेस होंगे। अब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका ये होता है मीनिंग, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट हो सकते हैं मगर एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। तो यहाँ पर है होप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ विच इज इनसेपरेबल। तो ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज, होप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ विच इज इनसेपरेबल। तो ये दो प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आ रहा है और वो है आपका दैट इज बी, life and hope are inseparable. So the answer is B, life and hope are inseparable. Question number 3, whenever my students come across new words I ask them to look for them in the dictionary. तो ये जो फ्रेजल वर्ब है क्या ये सही है नहीं है या आपको बताना है। आप डिक्शनरी में लुकअप करते हैं तो लुकअप किस लिए यहाँ पर सही है, बात वर्ड्स की हो रही है तो लुक देम अप आएगा, तो लुक फॉर नहीं आएगा, लुक देम अप आएगा। द आंसर इज टू लुक देम अप, that is B. In line 12 of book first of Paradise Lost, Milton refers to the oracle of God. It is temple at Jerusalem, temple of Chemos, temple of Moloch, none of these. देखो पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट है और जिसमें भाई क्योंकि ये एक सेकेंडरी एपिक है, मीडिया रस से स्टार्ट होता है। शुरुआत में ही एडम और ईव को का वर्णन नहीं किया जाता, दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इन बुक 4। तो यहाँ पर बुक फर्स्ट की जो लाइन 12 में ऑरेकल है वो बताया गया है टेम्पल एट यरूशलेम। द आंसर इज ए, टेम्पल एट यरूशलेम। The following lines are taken from before the starry threshold of Jove's court. My mention is above the smoke and stir of this dim spot which men call earth. कि मतलब जो है धरती के ऊपर मेरा जो है वो मेंशन है। और वो किसने कहा है, ये लिसिडस कॉमस। कहाँ से ली गई हैं ये लाइंस, ये लाइंस हैं कॉमस की। कॉमस जो कि मिल्टन का मास्क है जो कि अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसमें वर्चू
और की थीम जो है वर्चू है या चेस्टिटी, और ये मास्क जो है इसमें जो कॉमर्स दिखाया गया है, ही इज अ गॉड ऑफ रिवेलरी, और उसके फादर बेकस और मदर सर्सी है। The following lines are taken from I took it for a fairy vision of some gay creatures of the element, that is the colors of the rainbow। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट या सैमसन एगनिस्टिस। यहाँ ये लाइंस ली गई हैं कॉमर्स से। ये लाइंस भी कहाँ किसकी है? कॉमर्स की ही लाइंस है। Who is considered as the early progenitor of the novel? अगर आप नॉवल के बारे में जानते हैं तो नॉवल और नॉवेला, नॉवलेट, ये तीनों वर्ड्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। नॉवल को लोग पूछते हैं कि नॉवल जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि नॉवल जो है वो एक ओल्ड जॉनरा है या न्यू जॉनरा है। सही बात कहें तो नॉवल एक बहुत पुराना जॉनरा है, लेकिन नॉवल को जो शेप मिली है वो 18वीं सेंचुरी में, जो गोथिक नॉवल्स थे और डोमेस्टिक नॉवल्स थे 18वीं सेंचुरी में आए, तो इसलिए माना जाता है कि नॉवल एक न्यू जॉनरा है। लेकिन नॉवल बहुत पुराना जॉनरा, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के हिसाब से नॉवल इज अ न्यू जॉनरा। अब लेकिन नॉवल, पिकारेस्क नॉवल जो प्रोजेनिटर माने जाते हैं थॉमस नैश, जिन्होंने लिखा है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन या द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये एक पिकारेस्क नॉवल है। Choose the correct option. With sacrifice before the rising morn, vows have I made by fruitless hope inspired. The above line has been quoted in Tintern Abbey, The world is too much with us, Ode on Intimations of Immortality या लाउडमिया। तो ये जो है आपका इसका एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम जिसे उन्होंने खुद कहा था कि वो क्लासिकल पोएम है, और खुद ये कहा था कि मुझे इस पोएम को लिखने में बहुत दिक्कत हुई, एंड द आंसर इज लाउडमिया। I'll sacrifice the lamb that I do love to spite a raven's heart within a dove. Who speaks these lines? Duke Orsino, Sebastian, ओलिविया या नन ऑफ दीज। तो ये लाइन जो है वो 12th नाइट से ली गई है, जिसमें ड्यूक ऑर्सिनो ये कह रहे हैं कि मैं उस लैम्ब को भी सेक्रीफाइस कर दूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, यदि मुझे किसी पत्थर दिल के हृदय में अपना प्यार भरना हो। तो ड्यूक ऑर्सिनो लव स्ट्रक हैं, and he is feeling humiliated as well because Olivia is not paying attention to him. The answer is Duke Orsino. Synonym of spruce. Spruce का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, बिल्कुल जो है चकाचक साफ सुथरा। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? फैट, नाटी, क्लियर। क्लियर नहीं होगा जी, इसका आंसर होगा बी, नाटी। In the third scene of the act third in 12th night, Maria says, sometimes he is a kind of Puritan. Whom is she referring to? अगर अब यहाँ पर हम बात करें प्यूरिटन्स की, तो शेक्सपियर ने मेलवोलियो के रूप में प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। वैसे भी क्वीन एलिजाबेथ के समय यानी कि ये जो समय था, उस समय जो प्यूरिटन्स थे वो माइनॉरिटी में थे, और प्यूरिटन्स बिलीव्ड इन टोटल प्योरिटी, तो इसीलिए प्यूरिटन नाम भी पड़ा था। तो मेलवोलियो को एक हिपोक्रेट दिखाया है, और मेलवोलियो के थ्रू प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया गया है। The growth of an adolescent girl through emotional conflicts into a lover and a woman is the theme of। वर्ड्सवर्दी के कौन से प्ले में एक एडोलसेंट लड़की जो है वो एक लवर और एक वुमन में परिवर्तित होती है, और इसका आंसर है जॉय, जिसे गोल्सवर्दी ने खुद ही कहा है प्ले ऑन लेटर आई। तो कोई लोग इस का मतलब नहीं समझते कि क्या मतलब है अ प्ले ऑन लेटर आई, यानी कि जो मैं, अहंकार पर आधारित प्ले है। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, इसका मतलब ये है कि हमेशा मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब अगर आपको इस ईडियम को चेंज करना हो, तो मतलब इस ईडियम को इम्प्रूव करना हो, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि काउंट ऑन हिम, काउंट ऑन समवन का मतलब ही होता है टू रिलाई ऑन, टू डिपेंड ऑन समवन। बाय विच कैरेक्टर इज द फॉलोइंग लाइन इन शेक्सपियर्स जूलियस सीजर स्पोकन? आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी। तो भाई देखो, सीजर, कैशियस, ब्रूटस, सिसरो, आप सभी को पता है कि जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का एक रोमन प्ले।
जूलियस सीजर में एंटनी ब्रूटस वॉज द ओनली कॉन्स्पिरेटर हु wanted to kill Caesar just because of his love for his country. बाकी के सबके अपने सेल्फिश मोटिव्स थे, चाहे वो कैसियस हो, चाहे वो कास्का हो, चाहे वो सिन्ना हो, सबके अपने मोटिव्स थे. इट वॉज ब्रूटस who wanted to save his country. He felt that Caesar is being मतलब वो तानाशाह हो रहा है और he may अफेक्ट द पीपल और मतलब बहुत सारी चीज़ें वो गलत कर सकता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि समय के साथ साथ वो तानाशाह होता जा रहा है, ब्रूटल होता जा रहा है. दैट इज़ वाई, और उसको ये यकीन दिलाया गया था, बहुत सारे लेटर्स कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा उसको भेजे गए थे. तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये ब्रूटस की ही लाइन है, आई एम वेल आर्म्ड इन ऑनेस्टी. कल के टेस्ट में गलती से एक स्पेलिंग जो है वो ज़्यादा होशियार बनते हुए उसमें से एक SR जो है वो काट दिया था. तो कृपया मेरी स्पेलिंग के लिए मुझे जो है आपको खुद को तो ये स्पेलिंग पता ही होगी, पता नहीं कल मेरा दिमाग कहाँ था जो मैंने जो है स्पेलिंग को कर दिया. खैर मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग जो है आपको तो स्पेलिंग पता ही थी, और ये जो है स्पेलिंग ये है अकरेंस, तो ये रेक्टिफिकेशन है हमारा. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ हिज टाइम. एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम्स, एस्ट्रोलॉजर ऑफ इट्स. भाई देखो, सबसे पहले बात यह है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल ही आता है. तो यहाँ पर ये जितने भी आप ये देख रहे हैं उसमें किसी में ये गड़बड़, किसी में ये गड़बड़ है, किसी में ये गड़बड़ है, और सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, इसीलिए ये आंसर है नो इम्प्रूवमेंट. विच सेंटेंस हैव द ट्रांजिटिव वर्ब? ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, ही हैज गॉन टू पटना, ही ट्रीटेड हर बैडली. तो भैया देखिए ऐसा है, लुकिंग ये वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है व्हेन द एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट. तो ही वाज लुकिंग एट मी, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऑब्जेक्ट नहीं है. ही हैज गॉन टू पटना, ऑब्जेक्ट नहीं है. ही ट्रीटेड हर बैडली, तो ये हर ऑब्जेक्ट है, और इस पर जो है वो एक्शन ट्रांसफर हो गया है. द आंसर इज डी. Rhetoric is the art of effective or persuasive speaking or writing, the art of poetic composition, the appreciation of literature, none of these. Rhetoric का मतलब होता है बोलने की कला. आजकल हर चीज़ एक कला है. वैसे तो पता नहीं आजकल हर चीज़ क्या है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता. जिसको चलना होता वो चल जाता है, जिसको नहीं चलना होता, कितना ही अच्छा बोलना आता हो तब भी नहीं चलता. तो rhetoric जो है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, बोलने की कला. Person, animal or object considered likely to bring good fortune is oracle, mascot, opponent, knell. knell तो डेथबेल होती है, और oracle जो होता है भविष्यवाणी होती है, opponent प्रतिद्वंदी होता है, तो बचा क्या? दैट इज mascot. तो जो कोई कोई पर्सन, एनिमल या ऑब्जेक्ट जो लक जो है वो लाता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड mascot. अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब आप लोग जो है बहुत अगर तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे हैं, ये समय अपनी तैयारी को जांचने का है, नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है. देखिए मैं इसलिए इस चीज़ को कहती हूँ क्योंकि भाई जिनको नहीं पता या जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैंने खुद 2021 में एग्ज़ाम यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम और यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम निकाला है, और यूपी टीजीटी में मेरी जो रैंक थी वो 9 थी, और यूपी पीजीटी में 14 रैंक थी. तो जिनके पास रिज़ल्ट वगैरह हो वो भी देख सकते हैं. मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा है, और वो रिज़ल्ट भी देख सकते हैं. मैं एवं हवा में तीर नहीं छोड़ रही हूँ. तो मेरी यूपी टीजीटी 9th एंड यूपी पीजीटी 14th है. आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उन्हें लगता है बस वो एक आ जाती है, पहले मोटी थी अब थोड़ी सी कम हो गई है, तो थोड़ी जो है वो महिला जो है ये पढ़ाने आ जाती हैं. तो अगर मैं आपको ये बता रही हूँ अपने बारे में, तो इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये अगर कोई इंसान जो खुद जिसने निकाल रखा हो, जो इतने साल से, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 21 ईयर्स, 22 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, और 22 साल में देखो भैया एग्ज़ाम निकालना इसका भी ये रहता है, जो एग्ज़ाम देते हैं वो निकालते भी हैं. तो हमें ये पता है कि मुझे बेसिकली मैं अंदर से ये सोचती हूँ कि ये जो समय है वो इंसान को अपनी नॉलेज जांचने का, और नॉलेज जांचने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए,
सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस पे ध्यान फोकस कर लिया, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू टेक द सिंपलर रूट। लेकिन यही है कि अगर आप इस समय थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से इजी, बीच के सब तरीके के मिला जुला के क्वेश्चंस लो, तो आपके सक्सेस को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करिए, उसके बाद स्टोर में जाइए, वहाँ पर एक पाइनियर बैच दिखेगा जिसमें इस समय रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं। 65 टेस्ट ऑलरेडी करा चुकी हूँ और अब उन सारे टेस्ट का रिवीजन करा रही हूँ। तो और उन टेस्ट में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। इसके अलावा स्कोपम का चल रहा है पीजीटी के लिए। तो आप ऐप को जो है, अगर आप अपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो स्टोर में देखिए। मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं जो स्टूडेंट, कुछ लोगों ने तो 2021 का ऐप डाउनलोड करा, वो भी अब हमें मौका दिया, हमें इस लायक समझा कि हमारा जो है ये वाला कोर्स खरीद लें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 3 साल में और जगह कोर्स खरीदे नहीं होंगे, लेकिन हमें भी मौका दिया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, योर सर्च एंड्स हियर। ये सबके लिए तो सही नहीं हो सकता कि सर्च जो है वो यहाँ पे एंड होती है, उसके बाद भी लोग, सबको तो मैं पसंद नहीं आ सकती ना, और जितनों को पसंद आती हूँ, और पसंद आना ना आना तो इस समय छोड़ देना चाहिए। ये देखना चाहिए कहाँ से हमको मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है। वो चीज़ आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है, कहाँ से हमको इस समय मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा है, और इस मैक्सिमम फ़ायदा आपको इस समय इंग्लिश सूत्रा से ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेट। So that he had to marry someone from whose father he had taken a loan, that someone was trying to kill him, that he loved Juliet, who was the daughter of the enemy of his family. बात ये my life is my forced debt का मतलब यही है कि रोमियो को प्रेम भी हुआ तो किससे? अपने ही दुश्मन की बेटी से। He is no match dash me in betting. बताइए जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? He is no match in to with for क्या होना चाहिए? He is no match betting. And that is, he is no match for me in batting. Now the next question is question number 21 पे चलते हैं। Hunger was the motive dash the man's crime in to with for. मोटिव किसी चीज के लिए होता है तो यहाँ पे लगाएंगे हंगर वॉज द मोटिव फॉर मैं। मोटिव किसी चीज के लिए होता है तो के लिए के हम लोग लगाते हैं फॉर। चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। अब इसको आप देखिए, यहाँ से जो सही पंचुएटेड आपको लगे उस पर मार्क मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, फिर मैं तो बताऊंगी आप लोगों को। और ऐसा क्यों है ये भी मैं बताना चाहूँगी। पहले मैं अपना टान टंडीरा यहाँ से समेट दूँ। चलिए, अब आप लोगों ने अगर इसका ऑप्शन देख लिए हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भी चाहूँगी। मैं पंचुएशन का रूल जो है वो आपको बताना चाहूँगी। देखिए, और मैं आपको यहाँ बता रही थी, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, और किसके बारे में? कॉलन के बारे में। देखिए, कॉलन जो है इसमें आप अगर देखें, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट, उसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ। देयर इज अ स्लेवरी के बाद लगा हुआ है, वहां भी नहीं होगा। देयर इज अ स्लेवरी दैट नो, यहाँ कॉमा कॉमा लग रहे हैं। देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश डैश सॉरी कॉलन द स्लेवरी ऑफ कास्ट। अब यहाँ पर जो सही वो है वो यही है, और इसमें बिटवीन सेंटेंस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन अ सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर है क्लोज, देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है द स्लेवरी ऑफ कास्ट, इसलिए इसका आंसर है आपका डी। सही जो पंचुएटेड सेंटेंस है वो डी है।
शी हैज अ लाइकिंग डैश डिटेक्टिव स्टोरी, लाइकिंग के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है? शी हैज अ लाइकिंग फॉर डिटेक्टिव स्टोरीज. Secular influences on the English drama were political squabbles, rural politicking, village festivals, middle class life, moral beliefs and uprising of the subalterns. Secular influences on the, भाई जो सेक्युलर इन्फ्लुएंस पढ़े थे इंग्लिश ड्रामा पे वो किस वजह से पढ़े थे? मिडिल क्लास लाइफ दिखाना, मॉरल बिलीफ और सबल्टन्स का उभर के सामने आना था. आंसर इज डी. पहले क्वेश्चन का ऑप्शन दिखा भी देती हूँ, ये आंसर इज डी. चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. अब यही कल मैंने गड़बड़ कर दी, फिर बता रही हूँ. अकरेंस की स्पेलिंग मैंने गड़बड़ कर दी थी कल. OCCURRENCE को एक आर पता नहीं कितनी होशियारी दिखाते हुए गायब कर दिया था. ये होशियारी बड़ी भारी पड़ जाती है. इंसान को हमेशा स्टे हंग्री स्टे फूलिश ही रहना चाहिए, तभी सही है. पंक्चर, अनाउंसमेंट, पंजेंट या परमानेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो आप लोग भी ध्यान से देख लो. PUNCTURE पंक्चर, ANNOUNCEMENT अनाउंसमेंट, पंजेंट या परमानेंट. तो इसमें जो सब गलती है वो अनाउंसमेंट में गलती है. ANNOUNCEMENT. ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हाइपरबोली इज an extravagant exaggeration, a racist slur, a metrical skill, a figure of speech. हाइपरबोली क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, एंड इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच एज वेल. तो 1 and 4, और जहां पर ये ऑप्शन दिख रहा है वही ऑप्शन करेक्ट है. आंसर इज बी. 1 and 4 आर करेक्ट. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे. मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि हेल्पफुल सेशन ही बनाऊँ, बाकी प्रभु इच्छा. उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक. मे गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.